नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई सीरीज़ में। इस वीडियो सीरीज़ में हम एमसीक्यूज़ लेंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे? वर्कशॉप, कैलकुलेशंस एंड साइंस, जो आपका सब्जेक्ट है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज़ होगी। इस सीरीज़ में 5 या 6 वीडियोज़ होंगी जिसमें कि सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। तो आप अगर इन वीडियोस को देख लेते हैं तो आप विदाउट अ डाउट बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अपने होने वाले एग्ज़ाम्स में। भले ही आपके एग्ज़ाम्स थोड़े से पोस्टपोन हो गए हैं, लेकिन होंगे तो आखिरकार। तो आप इन वीडियोस को अगर देखें तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। इसके बाद हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की भी सीरीज़ लेके आएंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशंस ऑफ सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स? यानी कि इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से होते हैं? देखिए, हम जानते हैं कि हमारे पास में दो इकाइयों की प्रणाली होती है। पहला है फंडामेंटल यूनिट्स, राइट? वेट अ सेकेंड। फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स में 7 चीज़ें हमारे पास होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पहले देखें तो लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, और फिर इलेक्ट्रिक करंट आता है, टेम्परेचर आता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता है। आपके लिए अभी ये 3 इम्पोर्टेंट है, लेंथ, मास और टाइम। ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स होंगी उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे कि लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। मास की यूनिट क्या है? केजी। और टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड। तो ये 3 हो गई फंडामेंटल यूनिट्स और ये 3 हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक टाइप तो हो गया यूनिट्स का, फंडामेंटल यूनिट्स। अब जो दूसरा टाइप होता है वो होता है डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट्स ये वो होती हैं जो कि डिराइव की गई हैं फंडामेंटल यूनिट्स से। तो फंडामेंटल यूनिट्स जो है वो एक तरीके से ओरिजिनल माल है, लेकिन जो डिराइव्ड यूनिट्स है वो ओरिजिनल माल नहीं है, वो डिराइव यानी कि प्राप्त की गई हैं फंडामेंटल यूनिट्स से। तो बाकी जितनी भी सारी चीज़ें इन 7 को छोड़ के वो सारी डिराइव्ड में आएंगी। जैसे कि वॉल्यूम हो गया, ठीक है, और फोर्स हो गया, एक्सेट्रा, ये सारी आती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में, और इनकी जो यूनिट्स होंगी वो डिराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगी। तो इस हिसाब से क्लासिफिकेशन जो है यूनिट्स का वो 2 भागों में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, फंडामेंटल और डिराइव्ड। 2 तरीके की यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं। पहली 3 थी, उनमें लेंथ, मास और टाइम। बाकी आगे की भी थी, टोटल 7 थी, लेकिन ये 3 आपके लिए मैंने जैसे बोला इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लेंथ, मास और टाइम। ए में वॉल्यूम फंडामेंटल नहीं है, लेंथ मास ठीक है। सी में लेंथ मास ठीक है, एरिया फंडामेंटल नहीं है। डी में लेंथ तो ठीक था, प्रेशर फंडामेंटल नहीं है, वॉल्यूम भी फंडामेंटल नहीं है। दोनों ही डिराइव्ड यूनिट्स हैं। उसने हमसे पूछा है फंडामेंटल यूनिट्स बताइए, तो फंडामेंटल यूनिट्स तो ऑप्शन बी, लेंथ मास टाइम। लेंथ मास टाइम, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिनोट्स लेटर एम इन एमकेएस सिस्टम? एमकेएस प्रणाली में एम क्या दर्शाता है? अभी हमने देखा जैसे कि हमारे पास लेंथ, मास और टाइम थी फंडामेंटल यूनिट्स, तो इनकी इकाई हम देखें अगर एमकेएस सिस्टम में, तो एमकेएस सिस्टम में क्या होता है? लेंथ की होती है मीटर, मास की होती है केजी, और टाइम की होती है सेकंड यूनिट। तो टाइम की यूनिट सेकंड, मास की यूनिट केजी, लेंथ की यूनिट मीटर, राइट। एमकेएस में एम क्या दर्शा रहा है? मीटर को दर्शा रहा है। यही तो क्वेश्चन ने पूछा है कि एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है, तो एम अक्षर मीटर को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, हाउ मैनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 इंच? 1 इंच में कितने मिलीमीटर्स होते हैं? तो देखो, इंच जो होता है ना, ये हाइट नापने के लिए यूज़ किया जाता है। आपने देखा भी होगा, आप अपनी हाइट नापते हैं तो जैसे किसी की हाइट है 5 फुट 2 इंच, तो ये जो है ना, ये इंच है। अब हमें पता है कि 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, ये तो हमें पता है, ठीक है।
क्योंकि अगर कोई 5 फुट 12 इंचेस का है तो उसे हम कह सकते हैं कि भाई ये तो फिर 6 फीट का ही हो गया, क्योंकि 12 इंच मतलब एक और फुट बढ़ गया, तो 6 फीट का ही व्यक्ति है 5 12 का जो है, तो 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं। अब 1 इंच में हमें पता है 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ये चीज़ याद रखना। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, आपके पास स्केल होगा उसमें आप देख सकते हैं लगभग 2.5 सेंटीमीटर के करीब होता है 1 इंच में। और 1 सेंटीमीटर में हमें पता है 10 mm होते हैं, क्योंकि आपके पास में जो स्केल होता है उसमें आप देखते हैं कि खाने कटे होते हैं ऐसे, और प्रत्येक खाने के बीच में 10 छोटे छोटे खाने होते हैं, यही होते हैं। ये छोटे छोटे खाने जो है ना, यही होते हैं, मिलीमीटर। तो 0 से 1 तक में 10 होते हैं, 1 से 2 तक में 10 होते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अब ऊपर वाली बात अगर हम देखें ये वाली, तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर थे, या फिर 2.54 सेंटीमीटर को में लिखना चाहें तो 2.54 गुना 10 हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 अभी हमने देखा यहाँ। तो 2.54 में कितने, 2.54 गुना 10 यानी कि 25.4 होते हैं। इसमें 1 इंच में, तो 1 इंच में या तो कह लो 2.54 सेंटीमीटर या फिर कह लो 25.4 तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है मिलीमीटर्स यानी कि मिलीमीटर्स बताओ 1 इंच में कितने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी 25.4 हो जाएगा सही जवाब। व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 18, 42 एंड 24। अब इसमें ये गलत है, एलसीएम नहीं, ये एचसीएफ पूछना चाह रहा है, जैसे कि आप हिंदी में देख रहे हैं आगे एचसीएफ पूछना चाह रहा है, क्योंकि ऑप्शंस के हिसाब से एलसीएम बैठेगा ही नहीं ये, क्योंकि एलसीएम माने होता है मल्टीपल, ठीक है। और 18 का मल्टीपल 2 कैसे होगा, ठीक है, 18 के पहाड़े में 2 तो आता नहीं है, ठीक है ना। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल के हिसाब से बाकी के ऑप्शंस भी ठीक नहीं बैठ रहे हैं, तो ये एचसीएफ पूछना चाह रहा है। तो ये क्वेश्चंस जो है एनसीवीटी की वेबसाइट से मैंने लिए थे, तो वहाँ पे ध्यान रखना कुछ क्वेश्चंस गलत भी आपको ऐसे इस तरीके से मिल सकते हैं, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है क्वेश्चन में गलती हो। अभी हम देख लेते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर माने क्या होता है, जो कि भाग देने वाला हो, यानी कि डिवाइड करने वाला। फॉर एग्जांपल अगर हम 4 के फैक्टर्स की बात करें तो 4 से 4 को 1 भी काट सकता है ना, 1 के पहाड़े में 4 आता है ना, 1 चौके 4, तो 1 फैक्टर है 4 का। 2 से भी 4 कट जाएगा तो 2 भी फैक्टर है 4 का, और 4 से भी 4 कट जाएगा तो 4 भी फैक्टर। तो ये 3 फैक्टर है 4 के। अब इसने हमसे पूछा है कि 18, 42 और 24 के एचसीएफ बताओ, यानी कि एक ऐसी संख्या बताओ जो कि 18 को भी काटे, और जो कि 24 को भी काटे, और जो कि 42 को भी काटे, और वो हाईएस्ट संख्या बताओ। हाईएस्ट माने कि अगर 1 से कोई चीज़ कट रही है और 4 से भी कट रही है तो हाईएस्ट कौन सा है इनमें से, वो लेंगे हम। एचसीएफ ये होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले तो देखो एक तरीका है, इजी है, ये वाला देख लो आप। 18 के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो 2 से करेंगे पहले, 2 में 18, छोटे से शुरू करते हैं, ठीक है। 1 से नहीं करेंगे क्योंकि 1 से करते जाएंगे तो भैया फिर तो ख़त्म ही नहीं होगा, तो 2 से स्टार्ट किया, 2 में 18, अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। अब फिर हम 42 के फैक्टर्स देखेंगे, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से कटेगा, 3 7 21, और फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7। अब हम 24 के फैक्टर्स देखेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, फिर आ जाएगा 2 तिया 6, 3 एकम 3। ये फैक्टर्स हमने तीनों के निकाल लिए। ध्यान रखना हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, है ना, एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो अब हमें क्या देखना है, इन सभी के फैक्टर्स में वो चीज़ देखनी है जो कि कॉमन हो, ठीक है, कॉमन वाली चीज़ें। अब 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, और 2 इधर भी है, तीनों में होनी चाहिए चीज़, तो 2 हमने लिख लिया। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, और 3 यहाँ भी है, तीनों में है तो हमने 3 भी लिख लिया। अब अगला बचा 3, लेकिन इसके पास तो 3 अब नहीं बचा, इसके पास भी 3 नहीं बचा, तो लिख नहीं सकते अब हम 3। 7 देखें तो 7 यहाँ नहीं है 18 वाले में, ठीक है, और 24 वाले में भी 7 नहीं है। तो बस ये 2 और ये 3, 2 चीज़ें थी जो सब में कॉमन थी, तो 2 और 3 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6, यानी कि 6 जो है ये एचसीएफ हो जाएगा इन सब का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो भाग दे सके। अब 6 से भाग दे के देख लो,
18 में जाएगा ना, 6 3 जा 18 गया। 6 से 42 भी जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 6 7 जा 42, 7 बार जाएगा। 24 भी जाएगा, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो 6 से सभी कट रहे हैं, यानी कि 6 फैक्टर है सभी का और हाईएस्ट फैक्टर है। ये होता है HCF निकालना। तीनों के पहले अलग अलग फैक्टर्स निकालने हैं, फिर जो कॉमन है वो लिख लेने हैं, गुणा कर लेनी है, HCF आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस फिर से देखने हैं तो आप रिपीट करके, मतलब बैक जाके वापस एक बार फिर से देख सकते हैं। व्हाट इज द HCF ऑफ 12, 18, 6 और 36? अभी HCF नहीं पूछ रहा है इसमें, क्योंकि आगे लिखा है ना LCM। ऑप्शंस के हिसाब से HCF बैठेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो LCM पूछना चाह रहा है ये। LCM निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, आई एम सॉरी, मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब जो पहाड़े में आता हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 4 6, ये 2 के मल्टीपल्स हैं, राइट, यानी कि 2 के पहाड़े में आते हैं। तो हमें ऐसी संख्या निकालनी है जो इन सब के पहाड़े में आती हो और सबसे छोटी हो। यानी कि अगर इन सब के पहाड़े में फॉर एग्जांपल x छोड़ो, अगर मान लिया किसी 2 संख्याओं के पहाड़े में 12 भी आता है और 36 भी आता है, तो हमें 12 को चुनना है, लीस्ट वाला मल्टीपल चुनना है, ठीक है। उसी को बोलेंगे LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM निकालने के लिए क्या करें, ये आपने देखा होगा तरीका। 12 18 6 36 को ऐसे लिख दिया हमने। अब 2 से काटना शुरू करेंगे, छोटी संख्या से। 2 6 12, 2 9 18, 2 3 6, 18 2 36, है ना। अब फिर से 2 से काटेंगे, 2 3 6, 9 नहीं कट रहा तो 9 को ऐसे ही लिख देंगे, 3 नहीं कट रहा तो 3 को ऐसे ही लिख देंगे, 18 कट रहा है तो काट देंगे, 2 9 18। अब 3 से कटेगा, क्योंकि 2 से कटने लायक कुछ नहीं बचा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 3 से ये सारा 1 1 1 आ जाएगा। जब भी 1 1 1 आ जाए तो यानी कि ख़त्म हो गया है मामला। अब जो हमारे पास ये सारी संख्याएं आई हैं, इनकी गुणा कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी कि 36 इज़ द LCM ऑफ इन सब का, ठीक है। 36 आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर C, ये हो गया इनका LCM। अब आप देखोगे तो 12 के पहाड़े में भी आता है 36, 12 तिया 36, ठीक है। 18 के में भी आता है 18 दूनी 36, 6 के में भी आता है 6 6 36, और 36 के में तो आते ही है 36 एकम 36। तो सभी के पहाड़े में आ रहा है ना। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी है, यानी कि सबसे छोटी संख्या भी है। तो ये ध्यान रखना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF में फ़र्क होता है, ठीक है। अगला सवाल, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज़ ए कॉपर वायर ऑफ 225 मीटर लॉन्ग इज़ कट इनटू 900 इक्वल पार्ट्स। यदि किसी 225 मीटर लंबे तांबे के तार को 900 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया तुम्हारे पास 1 मीटर का चॉकलेट बार है, क्या है, चॉकलेट बार, ठीक है। अब तुम 4 व्यक्ति हो, 4 पीपल, तो इसके कितने बराबर हिस्से किए जाएं कि सबको एक बराबर पार्ट टुकड़ा मिले। तो भैया 1 मीटर यानी कि टोटल लेंथ बटे 4 कर दोगे, जितने व्यक्ति हो उसका भाग दे देंगे कुल लंबाई में। तो यानी कि 1 बटे 4 मीटर बराबर होता है 0.25 मीटर, ठीक है। तो तुम्हें 0.25 मीटर पर पर्सन मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर हमारे पास देखें तो टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है 225 मीटर, ये दी हुई है ना अगर, 225 मीटर। और हिस्से कितने करने हैं, 900। मान लिया 900 लोगों में बांटना है तो 900 का भाग दे देंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 225 बटे 9 गुणा 100 लिख सकते हैं। भैया 900 को ऐसे लिख सकता हूँ 9 गुणा 100, ईजी कैलकुलेशन करने के लिए। 9 से काटेंगे तो 9 9 2 जा 18 हो जाएगा, 4 बचा 45, 9 5 जा 45, आ गया 25 बटे 100, तो ये हो जाएगा 0.25, ठीक है, 0.25 मीटर। तो ये भी हमारा ऑप्शन बी वाला सही बैठ रहा है, 0.25 मीटर। यानी कि 900 टुकड़े अगर कर देंगे तो 0.25 मीटर प्रत्येक टुकड़े का मेजरमेंट बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 529। देखो अगर माने 2 का स्क्वायर क्या होता है, रूट नहीं बोल रहा मैं, स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे पावर लगा देंगे ऊपर, स्क्वायर मतलब
पावर 2। इसका मतलब होता है एक ही संख्या की 2 बार गुणा हुई यानी कि 4, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। लेकिन अगर 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आएगा 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी कि 4 किस संख्या को 2 बार गुणा करके आया होगा? 2 को 2 बार गुणा करके आया, यानी कि 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 होगा। ये होता है स्क्वायर रूट का मतलब। एक और एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे 3 का स्क्वायर होता है 9, है ना। लेकिन अगर पूछे 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 3 होगा। 3 को 2 बार गुणा करी थी तब जाके 9 मिला था। ये होता है स्क्वायर रूट का मतलब। ठीक है, स्क्वायर रूट का जो साइन होता है वो ऐसे होता है। तो हमसे पूछा है 529 किसका है, तो ये तुम्हें याद होना चाहिए। देखो 23 गुणा 23 जब हम करते हैं तो आता है 529। ठीक है, जैसे कि 25 गुणा 25 जब हम करते हैं तो आता है 625। तो 25 का स्क्वायर है 625, लेकिन अगर हमसे वो पूछता 625 का स्क्वायर रूट क्या है तो हम लिखते 25। 25 की 2 बार गुणा करी थी तब जाके 625 आया था जी, इसीलिए 625 का स्क्वायर रूट 25 होगा। 529 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 23 होगा। कैसे, यहाँ से ध्यान से देखो, 23 गुणा 23 529 आया, तो 529 का स्क्वायर रूट 23। ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.017? अब देखो, जब भी ऐसे हमें दिया गया हो ना तो हम ऐसे लिख लेते हैं 0.017, और जब भी पॉइंट के बाद वाली संख्याएं हो तो हमें जोड़ा बनाना कंपलसरी होता है। पॉइंट के बाद में 3 डिजिट्स हैं तो एक और 0 लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जोड़े बन जाएंगे पॉइंट के बाद में, है ना। जोड़ा बनाना इंपॉर्टेंट है पॉइंट के बाद ऐसे क्वेश्चंस में, जब ऐसो का स्क्वायर रूट पूछे तो। अब देखो, जैसे भाग देते हैं वैसे ही भाग देंगे। 0 था तो 0 लिख दिया, पॉइंट था तो पॉइंट लगा दिया। ये यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऊपर, ये आंसर आएगा, ध्यान रखना। 0 था 0 लगा दिया, पॉइंट था पॉइंट लगा दिया। अब 0 1 को एक साथ कंसिडर करेंगे तो हम 1 गुणा 1 अगर कर दें तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें ध्यान रखना, जो चीज़ तुम लिखोगे वही गुणा में लिखनी है, यानी कि अगर तुमने 2 लिखा है तो गुणा 2 ही लिखना पड़ेगा, अगर 3 लिखा है तो गुणा 3 ही लिखना पड़ेगा। 3 गुना 4 या 3 गुना 5 नहीं लिख सकते, 3 तो 3, 2 तो 2। तो अगर देखो हम 2 गुणा 2 कर देते तो भैया ये तो 2 हो जाता है, 1 से ज़्यादा। हमें या तो बराबर रखना है या कम रखना है। ठीक है, तो 1 गुणा 1 बराबर 1 आया, जो कि ऊपर वाले के बराबर बैठ गया। अब सिंपली इनको माइनस कर देंगे तो 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 0। फिर हम 70 को पूरा उतार लेंगे ऊपर से, 70 जो है ना ऊपर, इसको पूरा उतार लेंगे। अब 1 और 1 जो ऊपर लिखे हैं इनको ऐड करना पड़ता है, 2 हो गया ऐड करके। अब उसके साइड में हमारे पास छूट होती है 1 डिजिट लिखने की, लेकिन जो डिजिट यहाँ लिखेंगे वही नीचे गुणा में लिखनी पड़ेगी। तो यानी कि अगर हम 21 बनाएं, इसको 1 लिखें अगर, तो नीचे भी 1 लिखना पड़ेगा, तो 21 1 21 हो जाएगा। लेकिन हम और आगे जा सकते हैं ना, क्योंकि 70 है हमारे पास तो 22 दूनी लिख सकते हैं, 44, और भी आगे जा सकते हैं। तो हम लिखते हैं 23 तिया। ठीक है, 3 लिखा तो नीचे 3 ही लिखना पड़ेगा। 23 तिया कितना हो जाएगा, 3 3 जो 9, 3 2 जो 6। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 70 में से 69 गया तो 1। अब ऊपर देखो लिखते चलो, पहली बात 0 पॉइंट लिख दिया था हमने, उसके बाद में 1 लिखा था हमने इधर तो 1 लिख दिया। फिर उसके बाद में हमने 3 लिखने का डिसाइड किया तो अब हम 3 लिख देंगे। तो 0.13 कहीं बैठ रहा है क्या, बी ऑप्शन में बैठ रहा है सही, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 0.13 का स्क्वायर होता है 0.017। ठीक है, यकीन नहीं आ रहा तो आप इसको करके देख सकते हो। 0.13 गुणा 0.13, 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9, 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 0, 1 3 जा कितना हो जाएगा, 3, ये आ जाएगा ये 9, 3 और 3 6, तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब 2 यहाँ है चीज़ें, 2 यहाँ है, तो हम 4 के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी कि ये इसी को इन्होंने थोड़ा सा जो है ना राउंड फिगर करके 0.017 लिख दिया। देखो यहाँ है ना, अब 13 का स्क्वायर है ना ये, और इसका स्क्वायर रूट है 0.13। ठीक है, तो ऐसे निकाला जाता है। 0.13 का स्क्वायर
0.017 और 0.017 का स्क्वायर रूट पूछा था क्वेश्चन में, तो 0.13, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेशियो, अनुपात की परिभाषा क्या होती है? जैसे कि इलेक्ट्रिशियन में आपने देखा होगा कि ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर, इसको बोलते हैं cos फाइव पावर फैक्टर। तो पावर यहाँ भी है, पावर यहाँ भी है, यानी कि सेम चीज़ को कंपेयर किया जा रहा है, यानी कि रेशियो सेम चीज़ का है, सेम क्वांटिटी का है। ये भी ऊपर पावर है, नीचे भी पावर है। तो ये जो रेशियो होता है, ये रिलेशन होता है दो क्वांटिटीज़ का जो कि सेम टाइप की है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फॉर एग्जांपल v बटे अगर हम i कर रहे हैं तो ये रेशियो नहीं है, ये रेशियो नहीं है क्योंकि ये सेम टाइप की क्वांटिटीज़ नहीं है। रेशियो होता है सेम टाइप की क्वांटिटीज़ का रिलेशन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ 4 kg टू 800 ग्राम। तो 4 kg को हम लिख सकते हैं 400 ग्राम, 4000 ग्राम, ठीक है, और दूसरा हमें दिया है 800 ग्राम। तो जो चीज़ पहले बोली गई है ना उसको पहले लिखना है अपन को, यानी कि 4000, और जो बाद में बोली गई है उसको बाद में लिखना है। ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, ग्राम से ग्राम गया, इससे ये गया, 8 5 जा 40, और नीचे एक ही होगा क्योंकि भैया बटे में किसी के भी एक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको लिख सकते हैं हम 5:1, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 4 kg टू 800 ग्राम का रेशियो क्या होगा? 5:1। ग्राम में चेंज करना ज़रूरी था क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि सेम टाइप, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन जो होता है वही रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज़ 20। 80 का 20% क्या है? देखो ये लैंग्वेज की फिर से दिक्कत है, यहाँ पे पूछ रहा है कि 20 जो है वो 80 का कितने परसेंट है, यहाँ पूछ रहा है 80 का 20% कितना है। तो लैंग्वेज अलग अलग है, क्वेश्चन ही अलग अलग हो गए। 80 का अगर 20% निकालें तो 80 गुणा 20/100 कर देंगे। भैया जिस चीज़ का निकालना है उसको लिखा पहले, फिर 20% निकालना है तो 20 लिखा, बटे में 100 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 20 पंजे 100 और 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 30, 5 6 जा 30, 16 आएगा। 80 का 20% 16 आएगा, लेकिन ऑप्शन में दिया ही नहीं है। देखो तो पहले वाले इंग्लिश वाली लैंग्वेज से देख लेते हैं क्या निकल के आता है। ये सारे NCVT के हैं तो इसमें थोड़े डाउट्स, थोड़ी मिस्टेक्स हैं, तो आप लोग इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ये पूछ रहा है 80 का 20% कितना है। अब देखो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लिया तुम्हारे 20 नंबर आए 100 में से, तो तुम ऐसे लिखते हो ना उनको, और इसकी परसेंटेज निकालते हो तो गुणा 100 कर देते हो। सेम चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। तुम्हारे 20 नंबर आते हैं तो 20 ऊपर लिखते हो, जितने में से आते हैं उसे नीचे लिखते हो और गुणा 100 करते हो परसेंटेज निकालने के लिए। ऐसे इसने पूछा है कि 20 80 का कितना परसेंट है। तो 20 नंबर आए, मान लो 80 में से आए तो 80 नीचे और गुणा 100 कर दिया, तो 20 से जाएगा 4 बार, 20 चौके 80, 4 से जाएगा 25 बार, तो 25% सही आंसर आएगा। ये सी ऑप्शन ठीक है, लेकिन ये गलत है क्योंकि इसने डेसिमल में लिख रखा है, परसेंटेज में नहीं। परसेंटेज में होगा 25%, तो ऑप्शन नंबर सी। हाउ मच इज़ 8% ऑफ 40 kg। 40 kg का 80%, 8% कितना होता है? तो पहले जिसका 8% निकालना है उसे लिख दिया हमने, फिर कितना परसेंट है वो लिख दिया, बटे में 100 कर दिया। अब इनको सॉल्व कर लो, 0 से 0 गया, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 8 दूनी 16 बटे 5 हो जाएगा। 5 से भाग देंगे कितना आएगा? 5 दिया 15, पॉइंट लगा के 0, 5 दूनी 10, 3.2 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 16 में भाग दिया 5 का तो 3.2 kg आंसर आएगा, यानी कि 40 का 8% 3.2 किलोग्राम होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब देखो कभी भी परसेंटेज लगाना है तो 100 की गुणा कर देंगे, और परसेंटेज कभी भी हटाना है तो 100 का भाग दे देंगे। ये ध्यान रखना दोनों चीज़ें। अब 0.42 0.42
456 हमें दे रखा है। इसका परसेंटेज में इसको बदलना है, तो परसेंटेज लगाना है यानी कि 100 की गुणा करनी पड़ेगी। देखो हमने लिखा ना परसेंटेज लगाना है यानी 100 की गुणा, तो 100 की गुणा करेंगे तो ये संख्या बड़ी होगी। भैया गुणा कर रहे हैं 100 से तो संख्या बड़ी होगी, और ये बड़ी कब होगी? जब ये पॉइंट इधर खिसकेगा। कितनी बार खिसकेगा पॉइंट? 2 बार, क्योंकि 2 0 हैं इधर। तो 45.6%, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्स वैल्यू फॉर दिस इक्वेशन? तो पहले तो इक्वेशन लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर। देखो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसको ऐसे ही रहने दो। अभी एक्स का तो कुछ पता नहीं है, बाकी चीज़ें जो सॉल्व हो सकती हैं उसको सॉल्व कर लो। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। स्क्वायर मतलब 6 गुणा 6, तो 6 जा कितना होता है? 36। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, यानी 10 गुणा 10 यानी कि 100। अब एक्स स्क्वायर, ये 36 जो है प्लस में है, ये प्लस में है ना, इक्वल्स टू के उस तरफ अगर इसको ले जाना है तो प्लस की चीज़ माइनस की हो जाएगी, यानी कि 100 माइनस 36। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 64। और इस स्क्वायर को अगर हम हटाएंगे या तड़ी पार करवाएंगे इक्वल्स टू के उस तरफ, तो अंडर रूट लग जाएगा उधर। अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट, जो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, स्क्वायर हटाया हमने, उस तरफ ले गए इक्वल्स टू के उस तरफ, तो दूसरी जो इक्वल्स टू के उस तरफ वाली संख्या यानी कि 64, इस पे रूट लग जाएगा ऐसे। तो अब देखो 64 किसका स्क्वायर होगा? भैया जब 6 की गुणा 6 से करेंगे तो 6 जा कितना आता है? 36, है ना। तो 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, पढ़ा था हमने। अब हम देखें, अगर 8 गुणा 8 कर रहे हैं तो कितना आएगा? 8 8 जा 64। 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 8। तो 64 का स्क्वायर रूट ही तो पूछ रहा है, क्या होगा? 8, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो चीज़ निकालनी है उसको हमने ऐसे ही रखा, बाकी चीज़ों को सॉल्व करते गए और बाद में माइनस किया, है ना, अंडर रूट लगाया और x की वैल्यू आ गई 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लेंथ L2 इफ टोटल लेंथ L इज़ 2.75 मीटर एंड L1 रेशो L2 इज़ 2:3। तो हमें रेशो गिवन है, रेशो क्या दिया है? L1, ये रेशो का सिंबल हो गया, L2 बराबर है 2:3। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है, L1/L2 भी लिख सकते हैं। इसका मान होता है, ये जो है ना 2/3, इसको ही बोलते हैं हम 2:3। इसको हम 2/3 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, एक ही बात है। तो L1/L2 हमें दिया है 2/3, यानी कि कोई चीज़ है हमारे पास, उसके टोटल 5 हिस्से हैं, 3 और 2 5, ठीक है, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हिस्से होंगे, टोटल 5 पार्ट्स हैं किसी चीज़ के। मान लिया एक पिज़्ज़ा है, तो इसके अगर 5 पार्ट्स देखें, 4 और 1 ही 5, तो 5 में से L1 को मिले हैं कितने? 2 हिस्से। तो मान लिया ये वाला और ये वाला L1 को मिला है, और L2 को मिले हैं 3 हिस्से। ये वाला और ये वाला किसको मिला है? L2 को। L1 को मिले हैं 2 हिस्से, L2 को मिले हैं 3 हिस्से, टोटल हिस्से कितने हैं? 5। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में देखो हमें टोटल क्या दिया है। टोटल लेंथ दी है 2.75 मीटर, 2.75 मीटर। हमने तो 5 टोटल पार्ट्स जो है वो, मतलब यहाँ पे एक तरीके से रेशो के हिसाब से देखे, लेकिन 2.75 हमारे पास कुल लेंथ दी गई है किसी चीज़ की। मान लिया कुछ भी है, रस्सी है, तो 2.75 गुणा जिसके निकालने हैं उसके हिस्से बताओ कितने हैं। इसने पूछा है L2 के लिए लेंथ बताओ। पहले देखो व्हाट इज़ द लेंथ L2 पूछ रहा है ना, L2, तो L2 का हिस्सा कितना है पहले ये बताओ। L2 का हिस्सा कितना है? 3। यहाँ देखो L2 का हिस्सा 3 है, तो गुणा में 3 लिखा, और बटे में लिखेंगे टोटल हिस्से कितने हैं। टोटल 5 है, ठीक है, यानी कि टोटल लेंथ गुणा में जिसका हिस्सा पूछा है उसका ऊपर, और नीचे टोटल हिस्से। ये करते ही हम इक्वल्स टू करेंगे तो कितना आएगा? हम पॉइंट हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, तो अब इसको काट लो। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 से जाएगा 100 बार। 55 तिया कितना हो जाएगा? 3 5 जा 15, हासिल 1, 3 5 जा 15 और 1 16, और नीचे 100, यानी कि 1.65 मीटर आएगा L2 का हिस्सा। ठीक है।
L2 का हिस्सा। ठीक है, कुल मिला के जो टोटल लेंथ दी गई हो 2.75 दी गई ना, इधर देखो ऊपर 2.75 कुल दी गई है, वो लिखा, गुणा में जिसका हिस्सा पूछा है, L2 का हिस्सा पूछा है, L2 का हिस्सा हमने देखा भैया L2 के लिए 3 हिस्से हैं, तो गुणा में 3 किया और बटे में टोटल कितने हिस्से हैं, टोटल 5 हिस्से थे। तो हमारे पास इक्वेशन ये बन गई थी अभी 2.75 गुणा 3/5 इक्वल्स टू, सॉल्व कर लिया हमने तो हमारे पास आ गया 1.65। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज अ मैकेनिक टेक्स टू असेंबल 64 मशीन इफ़ ही असेंबल्स 8 मशीन्स इन 3 डेज। यानी कि एक मैकेनिक है, 8 मशीनों को असेंबल करने के लिए 3 दिन लेता है, तो उसे 64 मशीनों को असेंबल करने में कितने दिन लगेंगे। तो 8 मशीन्स कितने दिन में करता है, 3 डेज में। अब हमें करनी है कितनी, 64 मशीन्स। तो ये 64 8 की कितनी गुनी है, ये देखो 8 गुनी है ना, 8 8 जा 64, तो 3 का भी 8 गुना कर देंगे, 3 8 जा 24। भैया 64 मशीनें 8 की कितनी है, 64 मशीन 8 की कितनी है, 8 गुनी है ना, 8 × 8 करेंगे 64 आएगा, तो 3 की भी गुणा 8 से कर देंगे, जितना आएगा उतने ही डेज लेगा ये, यानी कि 64 मशीन बनाने में 24 डेज लेगा ये मैकेनिक। ठीक है, ओके। या इसको और तरीके से देखना चाहते हो तो एक दिन में कितनी मशीन बनाएगा ये, भैया 8 मशीन बना रहा है 3 दिन में, तो एक दिन में इतनी बनाएगा 8/3। ठीक है, और हमें 64 मशीनें बनानी है, तो 64/8/3 जब हम करेंगे तो 64 गुना 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 8 नीचे रह जाएगा, 8 से काटेंगे 64 को 8 बार, और 8 3 जा 24 डेज। या तो ऐसे कर लीजिए, ऊपर वाला ये वाला जो है ना, ये ईजी है तरीका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉपर इफ द कास्टिंग वेट ऑफ कॉपर इतना केजी एंड टिन इतना केजी। यानी कि एक कास्टिंग है, यानी कि एक चीज़, एक धातु है जिसमें हमने कॉपर भी मिलाया है और टिन भी मिलाया है, 2 चीज़ें हैं। अब कॉपर कितना है 42.3 kg और टिन कितना है 2.7 kg। अब टोटल अगर हम देखें, टोटल वेट तो कितना आएगा, इनको ऐड करना ज़रा, 7 और 3 10, हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5, और ये 4 पॉइंट लग जाएगा इधर, यानी कि 45 किलो टोटल वेट है इस धातु का। अब उसने परसेंटेज ऑफ कॉपर पूछी है, तो कॉपर का वजन लिखो ऊपर, बटे में टोटल यानी कि 45 गुना 100। ये वैसे ही है जैसे तुम अपने मार्क्स निकालते हो, मान लिया तुम्हारे 42.3 नंबर आए थे 45 में से, तो ऐसे ही तो लिखोगे, तो गुणा 100 कर देंगे परसेंट के लिए। ठीक है, तो ये जो 2 0 है ये, इसको क्या कर देंगी 4230 कर देंगी, क्योंकि पॉइंट को खिसका देंगी 2 बार ये, तो ये तो गया। अब नीचे आ गया 45, इसको 5 से काटना शुरू करो, 5 8 जा 40, 23 हो गया, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 9 से इसे काटो, 9 9 जा 81, और ये कितना हो जाएगा 36, 9 4 जा 36, यानी कि 94% कॉपर है। ऑप्शन नंबर बी। इसको एक बार हम टिन वाले तरीके से भी करके देखते हैं, अगर टिन का परसेंटेज पूछता तो कैसे करते। ठीक है ना, टिन का परसेंटेज पूछता तो कैसे निकालते। हमने अभी देखा कि जिस पार्ट का परसेंटेज पूछ रहा है उसका वेट लिखेंगे ऊपर। अगर टिन का परसेंटेज पूछ रहा होता, मान लिया क्वेश्चन में टिन का परसेंटेज पूछा है, तो टिन का वजन कितना है 2.7 kg, टोटल वजन कितना है 45 kg। अब परसेंटेज निकालना है तो गुना 100, kg से kg गया, ये पॉइंट जो है 100 की वजह से 2 बार राइट खिसकेगा, यानी कि 27 270 हो जाएगा, है ना, और बटे में कितना आ जाएगा 45। ठीक है, 9 से काट लो, से 9 3 जा 27 0, 9 5 जा 45, 5 से काटेंगे तो 5 6 जा 30, 6% आ जाएगा टिन का। अभी हमने निकाला था कॉपर का 94 और बचा हुआ 6 टिन का। तो ये होता है तरीका परसेंटेज निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मोटरसाइकिल टायर इज सोल्ड फॉर 300 रुपया। एक मोटरसाइकिल का टायर है वो 300 रुपया में बेचा गया है। व्हाट इज़ द परचेज प्राइस इफ 25% प्रॉफिट इट एडेड टू इट। यदि एक मोटरसाइकिल टायर को 300 रुपये में बेचा जाता है और उसे 25% लाभ होता है, तो खरीद का मूल्य क्या होता है। देखो तुम्हारे पास में 2 तरीके के मूल्य होते हैं, एक तो होता है CP जिसको हम बोलते हैं खरीद,
एक होता है एसपी जिसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि बेचने वाला प्राइस। मान के चलो तुमने 10 रुपये का एक पेन खरीदा, तो ये हो गया तुम्हारा सीपी, तुमने खरीदा है ना। तुम सदर बाजार गए, 10 रुपये का एक पेन खरीदा तुमने, तो ये हो गया तुम्हारा सीपी यानी कि खरीद। तुमने इसको बेच दिया 12 रुपये का, तो ये 12 जो है ये हो गया तुम्हारा सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। ठीक है, तो दो प्राइस होते हैं सीपी और एसपी। बेचा जितने पे वो हो गया एसपी, खरीदा जितने पे वो हो गया तुम्हारा सीपी या खरीद। तो उसने पूछा खरीद मूल्य बताओ। ठीक है, एक मोटरसाइकिल का टायर है, उसने खरीदा था कितने का, सीपी कितनी थी, ये तो पूछ रहा है क्योंकि खरीद पूछ रहा है ना। ये देखो यहाँ खरीद पूछा है, या खरीद माने कि सीपी, सीपी नहीं पता तो पूछा है। एसपी हमें बताया उसने ₹300 में उसने बेचा था, और ये प्रॉफिट भी बता रहा है कितना, प्रॉफिट परसेंटेज कितना बता रहा है ये 25%। अब एक और चीज़ का ध्यान रखना ज़रा, जब भी हमें प्रॉफिट होगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे 100 और फिर 125। मैं एक सेकंड अभी आपको बताता हूँ। मान लिया हमें प्रॉफिट दिखाना है, ये ट्रिक है एक तरीके से, तो 100 तो लिखेंगे पहले और फिर लिखेंगे, मान लिया 25% प्रॉफिट था तो 100 में ऐड करके लिखेंगे, 100 और 125 लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लिया हमें 25% नुकसान होता तो 100 तो हमेशा लिखेंगे ही, 25% अगर नुकसान होता तो 100 में से माइनस करके लिखते, क्योंकि नुकसान मतलब माइनस। तो नुकसान के केस में हम ऐसे लिखते, ये 2 डिजिट्स आपको, 2 संख्या आपको लिख लेनी है। तो अभी तो हमारे लिए ऊपर वाला ठीक है, क्योंकि 25% लाभ हुआ है तो 100 तो लिखना ही होता है, 25 हमने जोड़ के लिख दिया उसमें, आई एम सॉरी। ठीक है ना, इसको एक बार मैं मिटा देता हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ पे हमें लिखना है 100 और 125। अब देखो हमारा एसपी कितना है 300। अब हम गुणा लिखेंगे, गुणे के बाद में जब हमें पता है कि सेल करने के बाद में उस बंदे को 25% लाभ हुआ था, तो सीपी यानी कि उसकी खरीद मूल्य कम हुआ होगा। भैया जब उसने बोला कि 300 पे बेचने पे 25% लाभ हुआ है, तो उसने जो खरीदा था उस टायर को वो कम में खरीदा होगा, तभी तो 300 पे लाभ हो गया, खरीद उसकी 300 से कम होगी। तो अब 300 से कम पे पहुंचना है हमें, तो कम पे पहुंचने के लिए 100 की गुणा करूं या 125 की। आप कहेंगे ऑफ कोर्स कम की गुणा करो, तो 100 की गुणा कर दी और 125 का मैंने भाग दे दिया। अगर हमें ज़्यादा से कम पे जाना है तो कम की गुणा करेंगे, ज़्यादा का भाग देंगे, ये ध्यान रखना। तो ये कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, 25 पंजे ये, 5 6 जा 30 60 और 6 4 जा 24। ये जो आ गया ये होगा हमारा सीपी। तो सीपी कितना निकल के आया 240, है ना। देखो 300 से कम है ना ये, तभी तो उसको प्रॉफिट हुआ 300 पे बेचने पे। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था। मैं एक और तरीके से इसको बता देता हूँ एक बार। मान लिया कि इसको नुकसान हुआ होता, 300 में बेच के उसको नुकसान हुआ होता 25%, तो मान लिया एसपी दिया था हमें, मान के चलते हैं 300, और परसेंट लॉस हमें दिया था उसने 25%, और सीपी पूछा होता हमसे, तो हम लिखते फिर 100, ये तो लिखते ही हमेशा, और 25% लॉस है तो 100 में से माइनस करेंगे 25, ये लिखनी पड़ेंगी 2 संख्याएं। अब हम क्या करेंगे, 300 अब हमें पहुंचना है, भैया 300 पे बेच के नुकसान हुआ है तो सीपी 300 से ज़्यादा रहा होगा, है ना। 300 पे नुकसान हुआ है तो खरीद जो होगी 300 की ज़्यादा की रही होगी, हमने खरीदा ज़्यादा का था 350 का, 300 का बेच दिया, तो तभी तो नुकसान होगा, कम पे बेचा, तो सीपी 300 से ज़्यादा होगा। तो 300 से ज़्यादा पे पहुंचना है तो ज़्यादा की गुणा करूँ ना, 300 से ज़्यादा पे पहुंचना है तो ज़्यादा की गुणा करूँ, यानी 100 की गुणा करूँ और कम का भाग दूँ। अब इसको 100 कर लो, 25 चौके 25 तिया, 3 से ये जाएगा 100 बार, और ये आ जाएगा 400 रुपया। 400 रुपया सीपी आ गया। तो यानी कि अगर 400 में खरीद के तुम किसी चीज़ को 300 का बेचोगे तो 25% लॉस होगा। ठीक है, जो भी पूछा गया है आपसे वो आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से 240 हमारा सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, व्हाट इज़ द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ 18.5%। देखो परसेंटेज हटाना है, मैंने पहले ही लिखवाया था, तो 100 का क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है 18.5% को डेसिमल फ्रैक्शन में बदलो, परसेंटेज हटा के
हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 18.5% हटा दिया, 100 का भाग लेकिन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 100 का भाग है, यानी कि इस संख्या को छोटा करेगा। अब ये 100 का भाग, तो छोटा करने के लिए ये पॉइंट लेफ्ट साइड 2 बार खिसक जाएगा, क्योंकि 100 में 2 जीरो हैं, तो ये हो जाएगा 0.185, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। होप आप सभी ने ये वीडियो एंजॉय की होगी। बी हैप्पी। नेक्स्ट पार्ट में हम सब मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ और कुछ और क्वेश्चंस के साथ, जो आपके लिए WCS फर्स्ट ईयर वाले ITI स्टूडेंट्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।